हेलो एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो ये सीरीज़ डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो कीजिए। डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो लाइव हो जाता है और हर दिन की तरह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, डेली पढ़ने में बिल्कुल बोर मत होना, क्योंकि आपका आज का वर्क, आपकी आज की मेहनत कल का रिज़ल्ट है, आपके फ्यूचर का ये रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो हर दिन पढ़ते रहना है। चलिए, तो पहले सवाल से हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। Who will lay down foundation stone of मुंगेर रेल कम रोड ब्रिज? मुंगेर रेल सह सड़क पुल का शिलान्यास कौन करने वाला है? तो ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, 25 दिसंबर को हम मनाते हैं क्या? क्रिसमस डे तो हम मनाते ही हैं, लेकिन 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसके उपलक्ष्य पे पीएम मोदी ये फाउंडेशन स्टोन, ये शिलान्यास करेंगे। हमारा जो मुंगेर ज़िला है वहाँ पे रेल कम रोड ब्रिज का। तो ये याद ज़रूर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द करेंट फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार एज पर NFHS 5? NFHS 5 के अनुसार बिहार की वर्तमान प्रजनन दर क्या है? तो हम प्रजनन दर पूछ रहे हैं बिहार का। जी हाँ, तो वो कितना है? हाल ही में आपको मालूम होगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है। ये 5वां एडिशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसके थ्रू हमें मालूम चला है कि देश का जो फर्टिलिटी रेट है, देश की जो जनसंख्या है, अब डाउन होने वाली है। जी हाँ, बढ़ने के बजाय देश की जनसंख्या कम होने वाली है। जो पूरे देश का फर्टिलिटी रेट अब बताया जा रहा है 2। जी हाँ, बिल्कुल 2 हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि 70 साल में, मतलब देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो आइडियल फर्टिलिटी रेट से कम हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए आइडियल फर्टिलिटी रेट क्या है, जिसमें कि पॉपुलेशन बैलेंस रहता है। वो क्या है? वो है 2.1। ये फर्टिलिटी रेट अगर किसी देश का किसी स्टेट का होता है, तो वो क्या होता है कि बिल्कुल बैलेंस रहता है पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब कि जितना मर रहे हैं उतने फिर पैदा भी हो जा रहे हैं। तो बैलेंस बिल्कुल ना बढ़ता है ना घटता है। अगर 2.1 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ फर्टिलिटी रेट, तो जनसंख्या बिल्कुल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और वहीं पे अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट कम हुआ, प्रजनन दर कम हुई, तो जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पूरे देश का नेशनल लेवल का जो फर्टिलिटी रेट है वो बताया जा रहा है कि 2 हो चुका है। ये याद रखिएगा। तो लेकिन बिहार में अभी भी शॉकिंग है कि बिहार का अभी भी फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि बिहार, यूपी की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो ये सब जो राज्य हैं जहाँ की फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। जैसे बिहार का हमने आपको 3 बताया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश का 2.4 है। जी हाँ, और झारखंड का 2.3 है। तो ये सब जो स्टेट हैं, इन सब का जो फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने के कारण पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा। तो पूरे देश का भले ही पॉपुलेशन कम होने को कगार पे है, लेकिन लोग ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भले ही पूरा देश के फर्टिलिटी रेट को कम होना है, लेकिन वो बहुत ही स्लो कम होगा। ठीक है, मतलब पूरा जो जनसंख्या कम तो होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े राज्य हैं उनकी फर्टिलिटी रेट आज भी बहुत ही ज़्यादा है।
तो पहले उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो ये तो रहा फर्टिलिटी रेट, आइडियल फर्टिलिटी रेट हमने आपको बता दिया। और ये जो डेटा आया है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पाँचवा एडिशन इसका था, तो इस डेटा में ये भी बताया गया है कि देश में 1000 पुरुषों पे अब 1020 महिलाएं हैं। जी हाँ, ये जो है जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि जेंडर में यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या बिल्कुल बढ़ रही है। नेक्स्ट है गैब्रियल बोरिक, फॉर्मर स्टूडेंट एक्टिविस्ट इलेक्टेड एज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो गैब्रियल बोरिक पूर्व छात्र कार्यकर्ता थे जिन्होंने अब सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं किस देश के। तो ये देश है चिले। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखना है। चिले एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसका कैपिटल क्या होगा? सैंटियागो। ठीक है, चिले की कैपिटल सैंटियागो। उत्तराखंड हैज़ अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। तो उत्तराखंड ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कौन सा क्रिकेटर हैं? ये है ऋषभ पंत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर इसलिए अपॉइंट किया है ताकि ये एक इनकरेज कर सके राज्य के युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को, ताकि वो स्पोर्ट्स और पब्लिक हेल्थ के ओर इंटरेस्ट अपना बना सकें। मैं आपको 4 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो सिर्फ उत्तराखंड में हुआ है और वो भारत का पहला है। क्या है? भारत का पहला, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट। इसको उत्तराखंड में ही सेटअप किया गया है। कौन सा है? तो एक तो है पॉलिनेटर पार्क। ये भारत में पहला पॉलिनेटर पार्क है भारत का, ये उत्तराखंड में सेटअप किया गया है। फिर मॉस गार्डन, ये भी उत्तराखंड में लगाया गया है। ग्रीन रामायण पार्क, ये भी उत्तराखंड में। ये सब भारत का पहला है ऐसा। ठीक है, फिर है भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में। ये सब भारत का पहला है। ठीक है, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ये सब कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ ओन द टाइटल बेस्ट फीमेल डेब्यू एट द पैरालंपिक अवार्ड 2021। तो पैरालंपिक पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्वश्रेष्ठ महिला जो कि डेब्यू करने वाली थी। ठीक है, तो ये कौन सी हैं? अवनी लाखेरा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये शूटिंग प्लेयर हैं। इन्होंने जो पैरा ओलंपिक हुआ था, ठीक है, पैरा ओलंपिक टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में हुआ है, इस साल हुआ है। तो इस पैरा ओलंपिक में सबसे पहला भारत के तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन थी? तो वो थी अवनी लखेरा। तो इन्होंने डेब्यू में ये जीतने वाली पहली विमेन बन चुकी है। तो इनको इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, इसने ही बेस्ट फीमेल डेब्यू का इन्हें अवार्ड्स दिया है। साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार के पैरा ओलंपिक्स में भारत ने 19 मेडल जीते हैं। कितने? 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हमने जीते हैं और 8 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं इस बार के पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, और नॉर्मल ओलंपिक्स जो है उसमें हमने कितने मेडल जीते? तो 7 मेडल जीते, जिसमें 1 हमने गोल्ड जीता था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च दी नेशनल इंटीग्रेशन सॉन्ग। नेशनल इंटीग्रेशन सॉन्ग यानी राष्ट्रीय एकता गीत किसने लॉन्च किया है, जो कि कंपोज किया गया था एनसीसी
कैडेट्स के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर और इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ऑब्वियसली उन ब्रेव सोल्जर के याद में ये सॉन्ग रिलीज़ किया गया है जो इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर में अपनी ब्रेवरी का पाकिस्तान का लोहा बनवा रहे थे। ठीक है, तो उन ब्रेव सोल्जर्स की याद में ये गीत गाया गया है। आपको मालूम होगा कि हम सेलिब्रेट कर रहे थे उन ब्रेव सोल्जर्स को जिसने हमने हमारे 1971 में बिल्कुल एकदम ब्रेवरी से पाकिस्तान से लड़ा और पाकिस्तान को घुटने तक ला दिया था। और ये हमारा 50 साल हो चुका था, गोल्डन जुबली हम इसमें सेलिब्रेट कर रहे थे उन ब्रेव सोल्जर्स के याद में। What is India's rank as the most affected country by spam calls in 2021? 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में भारत की रैंक क्या है? स्पैम कॉल समझ गया आप, मतलब फेक कॉल्स, मतलब धोखाधड़ी वाले कॉल्स, ऐसे कॉल्स जिसमें फंसाने की बात करी जा रही है, कुछ धोखाधड़ी करने की बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें कॉल्स को हम स्पैम कॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो इस पे भारत का रैंक है 4th। जी हाँ, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हम इस बार चौथे नंबर पर आ गए क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा स्पैम कॉल्स आए इस बार के 2021 में। पिछली बार हम 9th पोजीशन पे थे। ठीक है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया था। थोड़ा कम कॉल्स आ रहे थे, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कॉल, स्पैम कॉल्स आए, इसलिए हमारा पोजीशन 4th हो चुका है। तो पहले पोजीशन पे कौन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुनिया भर में स्पैम कॉल्स आते हैं? तो वो देश हो गया ब्राज़ील। ये फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील था, सेकंड पे पेरू था और थर्ड पे यूक्रेन था। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेस एक्स हैज़ लॉन्च्ड हाउ मैनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया बेस? स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? आपको मालूम होगा स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है, ये किसकी एजेंसी है? दुनिया के अमीर इंसानों में से एक एलोन मस्क की ये स्पेस एजेंसी है, जिनका एक सपना है कि पूरा जो ये स्टारलिंक सेटेलाइट को बिल्कुल कॉन्स्टलेशन के तौर पर आकाश में करीबन 2000 सेटेलाइट हम लो अर्थ ऑर्बिट में भेज दें, ताकि वहाँ से जो हम इंटरनेट जो एक्सेस हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट एक्सेस हो, और दुर्गम से दुर्गम इलाके में जंगल झाड़ी जहाँ भी हो, हर जगह नेटवर्क बिल्कुल पावरफुल हो। ये इनका इस इरादे से, इस स्कीम को लेकर इन्होंने ये स्टारलिंक सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं इनको, क्योंकि 2000 सेटेलाइट्स का इनके कॉन्स्टलेशन स्पेस में बनाने हैं। तो कितने लॉन्च हुए हैं हाल में? 52। तो और भी काफ़ी लॉन्च हो चुके हैं, तो हाल में ये 52 लॉन्च किया गया है। और इन सेटेलाइट्स को लेकर उड़ा कौन सा रॉकेट? इस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। ये रॉकेट 52 सेटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है। और आपको मालूम होगा हाल ही में एलोन मस्क को टाइम्स मैगज़ीन ने, जो टाइम्स मैगज़ीन्स है, इसने पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। पर्सन ऑफ द ईयर एक्चुअली इन्हें डिक्लेयर किया है। ठीक है, मतलब जो मैगज़ीन है इसका जो फ्रंट पृष्ठ होगा वहाँ पे एलोन मस्क का पिक्चर होगा, लिखा होगा पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, ओडिशा चीफ मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड अ बुक गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, इट इज़ रिटन बाय। तो ये किताब किसने लिखा है? इसको रिलीज़ तो किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने। ओडिशा की गवर्नमेंट कौन है? नवीन पटनायक। लेकिन इसको लिखा है अशोक बल ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
और देखिए उड़ीसा में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेंगे, जैसे कपिलाश कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको सिमलीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुलडीहा कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेंगे। फिर मिलेंगे आपको बालूखंड कोणार्क बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपको चिल्का लेक तो आपको मिलेगा ही, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको मिलेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे एक और आपको याद रखनी है, जो है बैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स R.L. जलप्पा पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? तो पूर्व केंद्रीय कपड़ा मंत्री R.L. जलप्पा का निधन हो गया, वह किस पार्टी से संबंधित हैं? तो R.L. जलप्पा देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, INC से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और हालांकि ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और फिर से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही चले गए थे। ठीक है, अब देखिए बात अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो जो आज का आप इंडियन नेशनल कांग्रेस देख रहे हो, आपको फट से ध्यान आता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ऐसा नहीं है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ो, जब हमारे आज़ादी का हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था इस पार्टी का। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये पार्टी है, ये ग्रुप है, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, एक अंग्रेज़ द्वारा A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना करी थी। लेकिन इसकी जब फर्स्ट मीटिंग, आपको मालूम होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक मीटिंग हुआ करता था जिसके एक अध्यक्ष चुने जाते थे। तो इसकी फर्स्ट जो मीटिंग हुई उसको लीड कर रहे थे, यानी प्रिसाइड कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे W.C. बैनर्जी। ठीक है, वमेश चंद्र बैनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और BPSC इंडियन नेशनल कांग्रेस से काफ़ी सवाल पूछता है, जैसे हो गया गांधी जी पहली बार कब इसमें क्या अध्यक्षता करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को? तो 1924 में गांधी जी ने पहली बार ये किया था। ठीक है, फिर कहाँ किया था ये भी पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कब इसकी अध्यक्षता करी थी? तो ये सब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड आपको याद रखनी हो। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिवाइज्ड अ 24 years एक्शन प्लान एंड सेट द गोल ऑफ ज़ीरो ड्रॉप आउट्स? तो किस राज्य ने 25 साल की कार्य योजना तैयार की है और शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है त्रिपुरा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल, विच कंट्रीज फुटबॉलर सर्जियो एगुरेव हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल? किस देश के फुटबॉलर सर्जियो एगुरे ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये फुटबॉलर किस देश का है? फुटबॉलर है अर्जेंटीना का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चिले की तरह अर्जेंटीना भी एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। करेंसी इसका हो जाएगा अर्जेंटीना पेसो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो जब भी देखते होगे आप लाइक ज़रूर कर देते होगे, तो मैं वो आप पर छोड़ देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।